नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 3 के सॉल्यूशन को देखेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के सेट 1 और सेट 2 के सॉल्यूशन को देख लिया है। अगर आपने सेट 1 और सेट 2 के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के उसे देख लेंगे। साथ ही साथ हिस्ट्री के 3 सेट भी कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों, और जियोग्राफी का भी 3 सेट और हिंदी कोर का 2 सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स सेट 3 के प्रश्नों को। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपका पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। तो आप लोग ये प्रश्न आपका VVI है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र का परिभाषा एडम स्मिथ ने क्या दिया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एक किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। तो आप लोग यहाँ पे इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा, इस तरह से भी आपका प्रश्न बन सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियों के नाम लिखिए। देखिए पहला विधि क्या है? आय विधि। दूसरा क्या है? उत्पाद विधि या तो मूल्य जोड़ विधि। तो उत्पाद विधि का ही दूसरा नाम क्या है? मूल्य जोड़ विधि। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तीसरा क्या है? वही विधि। तो इन तीनों विधियों को आपको डीप में पढ़ लेना है। 5 नंबर में आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक ना, क्योंकि आपका एक 5 नंबर में प्रश्न आया था वही विधि से राष्ट्रीय आय मापने की आपको वर्णन करने का था, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग तीनों को पढ़ लीजिएगा, आपका 5 नंबर का एक फिक्स है बनने वाला है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, आय की चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण, यहाँ पे मिसप्रिंट है, आपको मैं ओरिजिनल क्वेश्चन दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। आय के चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण या भरण क्या है प्यारे बच्चों? तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को क्या है ये। तो पहले आप लोग यहाँ पे आय के चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं आप लोग समझ लिए प्यारे बच्चों। आपको मैंने बताया था कि आय के दो क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह होते हैं, 3 क्षेत्रीय होते हैं, 4 क्षेत्रीय होते हैं। 2 क्षेत्रीय में कौन कौन सा आते हैं? परिवार और कंपनी, यानी कि फर्म और परिवार क्षेत्र का आते हैं। 3 क्षेत्रीय में कौन कहता है? सरकारी कंपनियां उसमें जुड़ जाती है। और 4 क्षेत्रीय में क्या होते हैं? आपके संपूर्ण विश्व भी जुड़ जाता है। तो आय का जिस प्रकार से फ्लो होता है प्यारे बच्चों, आपसे आप पैसा कंपनी को दिए, कंपनी आप वहां पे काम किए तो कंपनी आपको दिया, ठीक ना। फिर वे सरकार के पास कर के रूप में जाता है, और फिर वहां से फिर दूसरे देश से हम लोग खरीदारी करते हैं, दूसरे देश में कमाते हैं। तो इसी प्रकार से फ्लो होते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है, इसी को चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए उसमें क्या है, अंतःक्षेपण क्या है, देखिएगा। अंतःक्षेपण जो मतलब आय के में को कम कर दे, क्या कर दे? आय को कम कर दे, ठीक ना, उत्पादन को कम कर दे, उसे क्या कहेंगे? अंतःक्षेपण कहेंगे। और उत्पादन को जो बढ़ा दे प्यारे बच्चों, आय को बढ़ा दे, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग? भरण कहेंगे, ठीक है। देखिए वहां पे यही लिखा हुआ है, वे प्रवाचर हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया की आय सृजन की प्रक्रिया पर ऋणात्मक यानी कि माइनस प्रभाव पड़ता है। इसमें बचत, आयकर, सरकार द्वारा लगाए कर हैं। यह सभी चर अर्थव्यवस्था में आय प्रवाह को कम कर देते हैं, ठीक ना, प्रवाह को कम कर देते हैं, मंदी ला देते हैं। उसके बाद देखिए भरण असमावेश दोनों एक ही है, ठीक ना। वे प्रवाचर हैं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। तो उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, यानी कि आय की प्रक्रिया में आय सृजन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। इसमें निवेश, निर्यात, सरकारी एवं परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व व्यय है। इसके फलस्वरूप विकास प्रक्रिया में तेजी आएगा, उत्पादन होगा, तेजी होगा, मतलब आय आएगा तो विकास भी आपका तेजी से होगा, यही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए
मुद्रा की परिभाषा दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, मुद्रा क्या है आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि पैसा वही है जिससे हम लोग लेन देन करते हैं, उसी को मुद्रा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका परिभाषा लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका परिभाषा। देखिए, कोई भी वस्तु जिसे विनिमय का माध्यम अथवा जिसे हम लोग लेन देन करते हैं, ठीक ना, अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों, मतलब भविष्य में किसका करेंगे, बाकी उधार जो रख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या करते हैं, भविष्य में भुगतान करते हैं, आगे चल के भुगतान करते हैं, देते हैं पैसा। तो या तो कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्रदान होती है, उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। अच्छा, हम लोग भविष्य में भी किसी वस्तु से लेन देन कर रहे हैं जिसको सरकार माने ही ना, तो क्या कहेंगे उसे, वो मुद्रा नहीं कहलाएगा, ठीक ना, वो वस्तु कहलाएगा। तो जिससे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, क्या नकली नोट को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, प्राप्त है क्या, नहीं प्राप्त है, तो उससे लेन देन करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो जरूरी नहीं सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए पूरी तरह से, तभी होगा वो कोई मुद्रा, ठीक ना। ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। यही है, दूसरा शब्दों में लिख दिए, कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम मूल्य का सामान्य मापक। देखिए, सामान्य मूल्य मापक मतलब ये हो गया, किसी भी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा के रूप में व्यक्त कर देते। दाल 20 रुपए किलो, ठीक ना, यहाँ से ये मशीन का कीमत कितना है, 20,000 है, करते कि नहीं करते, मुद्रा के रूप में व्यक्त कर देते हैं, ठीक ना, उसी को क्या करते हैं, अर्थ संचार के रूप में साधन एवं स्वतंत्र विस्तृत सर्वमान्य एवं सरग्राह हो, उसे क्या कहेंगे, मुद्रा कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए, स्वायत्त उपभोग को परिभाषित कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, पहले समझिए उपभोग किसे कहते हैं। देखिए, उपभोग क्या कहते हैं, हम लोग किसी भी सामान का उपयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उपभोग करते हैं। मान के चलिए आप लोग यहाँ पे मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, मोबाइल का उपभोग कर रहे हैं। कलम से लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो क्या कर रहे हैं, कलम का उपभोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उपभोग किसे कहते हैं। खाना ही उपभोग नहीं हुआ, किसी भी वस्तु का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उपभोग कहेंगे। तो स्वायत्त उपभोग किसे कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी उपभोग है। आपके पास पैसा हो तो ना हो, उसे क्या, तो आपके पास पूरा धन हो तो पैसा ना हो, तो क्या कहेंगे, उसे स्वायत्त उपभोग कहेंगे, ठीक ना। पैसा नहीं है फिर भी लेकिन उधार लेकर के आपको काम करना पड़ेगा, उपभोग करना पड़ेगा, उसे क्या कहेंगे, स्वायत्त उपभोग कहेंगे। देखिए, मैंने वही यहां पे लिख दिया, स्वायत्त उपभोग उन खर्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उपभोक्ताओं को तब भी करना चाहिए जब उनके पास कोई डिस्पोजल आय ना हो। किसी भी समय किसी भी उपभोक्ता के पास कितनी आय या धन है इसकी परवाह किए बिना कुछ सामान खरीदने की आवश्यकता है। जब कोई वस्तु उपभोक्ता के पास साधन कम होता है तो इन आवश्यकताओं के लिए भुगतान उन्हें उधार या लेने या उन धन तक पहुंचने के लिए मजबूर कर सकता है। मतलब उस सामान खरीदने के लिए उस पर धन तक पहुंचने के लिए मजबूर भी कर सकता है, तो उधार लेना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है, राशन पानी के लिए हो सकता है क्या, नहीं, मेडिकल के लिए हो सकता है कि नहीं। यही आपका स्वायत्त उपभोग हो गया प्यारे बच्चों। जो पहले से बचत कर रहा हो, जो पहले से बचत कर रहा हो उसका उपयोग कीजिए, या तो आपके पास पूरा धन है उसका उपयोग कीजिए, और तो पैसा नहीं है तो उधार ले लीजिए। ये आपका क्या हो गया, स्वायत्त उपभोग हो गया। उसके बाद देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां से क्या समझते हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियां ये है प्यारे बच्चों, जो सरकार की दायित्वों का निर्माण करती है, दायित्वों का निर्माण ना करती है, और ना ही वित्तीय परिसंपत्तियों का कम करती है। तो यहाँ पे वही मैंने लिख दिया है, सरकार की वे प्राप्तियां जो दायित्वों का निर्माण करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है, ठीक ना। देखिए, बाजार ऋण, क्या विदेशी सहायता, ऋण एवं अग्रिम वसूली, विनियोग, लघु बचत, भविष्य निधि और अन्य जमाएं पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, आपका पूंजीगत प्राप्तियां हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब यही हुआ, सरकार की वे प्राप्तियां जो दायित्वों का निर्माण करती है, देने का निर्माण करती है, या वित्तीय परिसंपत्तियों मतलब जो आपका धन है प्यारे बच्चों उसे कम करती है, क्या कहते हैं उसको, पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। क्लियर है आप लोग यहां तक। देखिए, उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न है, आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। देखिए, आयात किसे कहते हैं और निर्यात किसे कहते हैं, पहले समझिएगा। आयात मतलब किसी देश से हम लोग सामान को मंगा रहे हैं, लेकिन पैसा से मंगाना चाहिए, फ्री मंगा लेंगे तो आयात नहीं कहलाएगा, ठीक ना। गिफ्ट कर दिया ना आपको कोई दूसरा देश वाला, तो वो आयात नहीं कहलाएगा, ठीक ना। और अगर आप पैसा से ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा, आयात कहलाएगा। और निर्यात किसे कहते हैं, पैसा लेके हम लोग उनको सामान बेचते हैं, उसे क्या कहेंगे, निर्यात कहेंगे। सामान खरीदना क्या हो गया, किसी दूसरे देश से आयात हो गया, और सामान बेचना क्या हो गया, निर्यात हो गया प्यारे बच्चों। वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, देखिए, आयात का सामान्य अर्थ होता है किसी भी अन्य देश से अपने देश से कुछ मंगाना। विश्व के सभी देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं, बना के इस तरह से आपको लिखना है। इस व्यापार में एक देश दूसरे देश से आ तो कुछ सामान खरीदते हैं, आ तो उस देश को कोई वस्तु बेचते हैं। कई बार देश अपने देश में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए या कई बार किसी वस्तु के निर्माण करने के लिए कच्चा माल के लिए दूसरे देशों से उन वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। तो कई बार
विदेशों से सर्विस के लिए भी एक देश से दूसरे देश के मूल्य चुकाना पड़ता है, अथवा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा हम किसी दूसरे देश से सेवाएं अथवा कच्चा माल या अन्य कोई भी साधन पैसा चुकाकर प्राप्त करते हैं। किससे पैसा चुकाकर प्राप्त करते हैं? अर्थात खरीदारी करते हैं। क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। तो निर्यात आपसे पूछ दिया जाए तो वहां पे जो हम लोग यहाँ पे मंगा रहे हैं प्यारे बच्चों, वहां पे क्या कर देना? हम लोग बेचना कर देना। यही आपका सेम डिफिनेशन रहेगा। इसी प्रकार से बना के लिख देना। निर्यात का भी डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो समझ में आ गया होगा। आयात किसे कहते हैं? आयात मतलब किसी देश से मंगाना सामान को, खरीदना, और निर्यात मतलब किसी देश को बेचना। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद देखिए नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बाह्य क्षेत्रक का वर्णन कीजिए। तो बाह्य क्षेत्रक अर्थव्यवस्था समझ क्या है प्यारे बच्चों? जो विदेशी क्षेत्र है उसी को बाह्य क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे 4 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय, 2 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय आय की चक्रीय प्रवाह में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए 4 क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह में विदेशी क्षेत्र का समावेश किया गया है। विदेशी क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से निम्न प्रकार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ मैंने किस प्रकार से संबंधित है दर्शा दिया है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 4 क्षेत्रीय में आपका सरकारी क्षेत्र रहेगा, फर्म रहेगा और परिवार क्षेत्र रहेगा। देखिए 2 क्षेत्रीय में आपका क्या रहता है? फर्म रहता है और परिवार क्षेत्र रहता है। 3 क्षेत्रीय में आपका सरकारी क्षेत्र आके जुड़ जाता है और 4 क्षेत्रीय में आपका विश्व आके यानी कि दूसरा देश आकर के जुड़ जाता है, शेष विश्व जुड़ जाता है। तो यहाँ से किस प्रकार से आय का फ्लो है, चक्रीय प्रवाह है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। देखिए परिवार क्या करता है? उपभोग वही फर्म को देता है, मतलब जो सामान का उपभोग करता है। देखिए फर्म क्या करता है? संसाधन यानी कि सेवाओं को हम लोग काम करते हैं तो पैसा देता है। और यहाँ पे देख सकते हैं विदेश से किस प्रकार से आपका यहाँ पे रिलेशन होता है, ठीक ना। वही मैंने यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे इसका विशेषता लिखा है। हमारा उत्पादक क्षेत्र शेष विश्व क्षेत्र के वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है। इसके फलस्वरूप निर्यात से प्राप्तियों के रूप में मौद्रिक प्रवाह विदेशी क्षेत्र के उत्पादक क्षेत्र की ओर से होता है। मतलब हम लोग बेचते हैं तो हम लोगों को मुद्रा मिलता है, ठीक ना, विदेशी मुद्रा मिलता है, इसी को मौद्रिक प्रवाह, ठीक ना। उसके बाद दूसरा देखिए हमारा उत्पादक विदेशी क्षेत्र से वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करता है। मतलब सामान को आयात किसे कहते हैं? पहले भी बताया आपको, सामान को मंगाते हैं, इसके फलस्वरूप आयात भुगतान करने, मतलब उसके फलस्वरूप हम लोग उसको पैसा देते हैं। मौद्रिक प्रवाह उत्पादों को शेष विश्व की ओर होता है, ठीक, यही वहां पे भी लिखा हुआ है। तीसरा देखिए हमारे निवासी विदेशी क्षेत्र से उपहार या हस्तांतरण भुगतान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार के विदेशी क्षेत्रों से निवासियों को उपहार या हस्तांतरण का भुगतान करते हैं। मतलब हम लोग भी कुछ सामान मंगाते हैं, कुछ गिफ्ट लेते हैं उन लोग से और कुछ गिफ्ट देते हैं, या तो वहां से कमा के लाते हैं और कमा के यहाँ से देते हैं, ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद देखिए चौथा है हमारे निवासी विदेशी क्षेत्र से जो साधन या सेवाएं प्रदान करते हैं उसके बदले में साधन भुगतान प्राप्त करते हैं। मतलब वहां जाके नौकरी करते हैं तो सेवा करते हैं, उन लोग का सेवा क्या हो गया? नौकरी ही हो गया एक तरह से सेवा, ठीक ना। सेवा करते हैं तो क्या करता है वो? अब उसका भुगतान भी करता है। और यहाँ पे जो करता है नौकरी उसको हम लोग क्या करते हैं? भुगतान करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारा आपको नहीं लिखना है, खाली ये लिखना है कि हम किस प्रकार से बाह्य क्षेत्र से संबंधित है, संपूर्ण विश्व से संबंधित है, उसको आपको पॉइंट बना के लिखना है। उसके बाद देखिए व्यापार के अधिकाय और व्यापार घाटा में क्या अंतर है। पहले अधिकाय मतलब क्या हो गया? अधिकाय का मतलब ये समझ लिया अधिक हो गया, ठीक ना। तो अधिक कैसे होगा? जब हम लोग क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, तब कहा जाता है कि व्यापार क्या है? व्यापार अधिकाय है। पहले संतुलन, पहले व्यापार संतुलन तब समझिए, उसके बाद आप लोग समझिएगा व्यापार अधिकाय अधिक और व्यापार घाटा मतलब कम हो गया व्यापार, ठीक ना। तो देखिए प्यारे बच्चों जब किसी देश से क्या करेंगे हम लोग? बराबर मात्रा में निर्यात करेंगे। निर्यात और आयात मैंने आपको पहले बता दिया। आयात करेंगे मतलब सामान खरीदेंगे और सामान बेचेंगे तो क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन है, ठीक ना। और क्या करेंगे हम लोग? जब सामान ज्यादा बेचेंगे, क्या करेंगे? ज्यादा निर्यात करेंगे प्यारे बच्चों, तब क्या हो जाएगा? व्यापार अधिकाय हो गया, ठीक ना। और जब क्या करेंगे? सामान कम मंगाएंगे, आयात कम करेंगे, तब क्या होगा? व्यापार घाटा होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पहले व्यापार संतुलन आप लोग देखिए। व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में निर्यात और आयात के प्रभाव को मापता है। व्यापार संतुलन की धारणा का अर्थ यह नहीं है कि निर्यात और आयात, यहाँ पे आयात होगा, एक दूसरे से के साथ संतुलन में है, ठीक ना। देखिए प्यारे बच्चों व्यापार अधिकाय, अधिक कोई देश आप आयात से अधिक मूल्य का निर्यात करता है, ठीक ना। अधिक मूल्य का मतलब सामान जितना मंगाता है उससे अधिक बेच देता है, तो उसके पास व्यापार अधिकाय तो व्यापार अधिकाय सकारात्मक व्यापार संतुलन होता है। देखिए प्यारे बच्चों तो व्यापार अधिकाय हो जाएगा, अधिक व्यापार कहेंगे, या तो क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन मतलब सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव में हम लोग चल रहे हैं, और सामान ज्यादा मंगा लिए मतलब नेगेटिव में चल रहे हैं, ठीक ना। वही हो गया यहाँ पे।
बेचना हो गया अधिकाय, ज्यादा बेचना अधिकाय, और कम बेचना ज्यादा मंगाना क्या हो गया आपका व्यापार घाटा। कोई भी देश निर्यात से अधिक मूल्य का आयात कर लेता है, यहाँ पे आपात सारा जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक ना। आयात करता है तो उसे क्या कहेंगे, व्यापार घाटा या नकारात्मक व्यापार संतुलन कहेंगे। देखिए व्यापार अधिकाई को क्या कहेंगे, सकारात्मक व्यापार संतुलन, और व्यापार घाटा को नकारात्मक व्यापार संतुलन, ठीक है। तो दोनों एक ही है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है, देखिए पूंजीगत वस्तु की धारणा को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं। देखिएगा, एक पूंजीगत वस्तु व्यापार या सरकार के संपत्ति में एक टुकड़ा है। मान के चलिए पूंजीगत वस्तु क्या कहेंगे, आपका जितना संपत्ति है उसका एक टुकड़ा कौन कहलाएगा, आपका पूंजीगत, मतलब जिससे हम लोग पूंजी लगा दिए हैं। कोई भी मशीन खरीदे आप, कोई भी सामान बनाने के लिए, मान के चलते सिलाई मशीन खरीदे, कपड़ा सीने के लिए, तो आपका पूंजीगत वस्तु क्या हो गया, सिलाई मशीन पूंजीगत हो गया, जिसमें आप पूंजी लगाते हैं, नहीं कहते पूंजी लगाएंगे, ये सामान खरीदेंगे वो खरीदेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, पूंजीगत वस्तु कहेंगे। जो कई वर्षों तक चलेगी, मशीन क्या होता है, कई वर्षों तक चलता है, ये क्या हो गया, पूंजीगत वस्तु हो गया, ठीक ना। आप कहिएगा कच्चा माल, कच्चा माल ज्यादा दिन तक नहीं चलता है बाबू, कच्चा माल भी आप पूंजी लगाते हैं, लेकिन वो पूंजीगत वस्तु नहीं कहलाएगा। मशीन जितना भी आपका है पूंजी वस्तु का पूंजीगत वस्तु कहलाएगा। आप कोई जमीन खरीदे, कोई फैक्ट्री खरीदे, क्या होगा आपका पूंजीगत वस्तु कहलाएगा, ठीक ना। तो यही मैंने यहाँ पे बना के लिख दिया है, देखिए जो कई वर्षों तक चलेगी और संभवतः वर्षों के दौरान भी विषयोपित होगी, जबकि नकदी के आधार पर पूंजीगत वस्तुओं को खरीदना संभव है। संभावना है कि उन वस्तुओं की बचत के समय साथ हुई पूंजीगत वस्तुओं के कुछ सामान्य उदाहरणों को में इमारतों और अविकसित अचल संपत्ति भी शामिल है, खास करके व्यवसायों या सरकारी के लिए सड़कें। देखिए सरकार के लिए क्या होगी, सड़कें पूंजीगत वस्तु होगी, पुल होगी आपका पूंजीगत वस्तु, भी पूंजीगत वस्तुएं हैं जो आमतौर पर सरकार के पास होती है। ये सरकार के लिए पूंजीगत वस्तुएं, आपका रोड हो गया प्यारे बच्चों, काफी दिन तक चलता है, रोड से आपका सरकार क्या करते हैं, टैक्स की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग उस पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए वो आवश्यकता की दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होते थे, वस्तु से लेन देन जब होता था तो आवश्यकता के दोहरे संयोग, ये सबसे बड़ी प्रमुख समस्या थी प्यारे बच्चों। मैंने आपको दाल और चावल से समझाया था, ठीक ना। तो एक बार और समझिए, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जब वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो व्यक्तियों की पारंपरिक आवश्यकताओं में समानता हो, मतलब जो हमको चाहिए सो आपके पास हो और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। मान के चलते हैं हमको क्या चाहिए, कलम चाहिए, ठीक ना, क्या चाहिए, कलम। हमको क्या चाहिए, कलम चाहिए, और हमारे पास क्या है, कॉपी है, ठीक ना। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कलम होना चाहिए, और आपको क्या चाहिए, कॉपी चाहिए, तब ना हम आपको कॉपी देंगे और आपसे कलम लेंगे। तो इसी को क्या कहेंगे, दोहरे संयोग कहेंगे प्यारे बच्चों। मतलब संयोग से आपका मिल जाना चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपको उससे मिल जाना चाहिए, जो उसको चाहिए वो आपसे मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, जो हमको मान के चलते हैं, एक और एग्जाम्पल समझिए, चावल और दाल वाला, ठीक ना। देखिएगा बच्चों यहाँ पे दो व्यक्ति है, ए और दो, ठीक ना, ए और बी, ठीक। तो देखिए ए को क्या चीज का आवश्यकता है, चावल की आवश्यकता है। क्या चीज का आवश्यकता है, ए को चावल की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, और इसके पास क्या है, दाल है। और बी को क्या आवश्यकता है, दाल की आवश्यकता है, और इसके पास क्या है, वस्तु के रूप में चावल है। मतलब जिससे वो दाल लेगा उसके पास चावल, उसके पास उसको चावल की आवश्यकता होना चाहिए। तो इसको आवश्यकता है चावल की, तो इसके पास चावल है। इसको आवश्यकता है दाल की, और ए के पास है क्या है, दाल है प्यारे बच्चों। तो ये संयोग बैठ जा रहा है कि जिसको जो आवश्यकता है उसके पास, जिसको जो आवश्यकता है सो ए के पास है, और बी को जो आवश्यकता है वो ए के पास है, और ए को जो आवश्यकता है वो बी के पास है। ये संयोग होना चाहिए, इसी को क्या कहते हैं, दोहरे संयोग कहते हैं। तो ये बहुत ही कम पॉसिबल है, ठीक ना। हमको कलम चाहिए तो आपके पास कलम होना चाहिए, और हम तुमको कॉपी चाहिए तो मेरे पास कॉपी होना चाहिए। ये आपका हो गया दोहरे संयोग। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने आपका डिफिनेशन बता दिया। तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, वही आपको एग्जाम्पल लिख देना है। एक व्यक्ति को 1 किलो शहद देकर 5 किलो अनाज खरीदना है, और उसे बाजार में ऐसे व्यक्ति मिल जाए जिसके पास 5 किलो अनाज हो, बदले में 1 किलो शहद करने को, मतलब शहद लेने को वो तैयार हो जिसके पास अनाज हो। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आपका 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रत्याशित उपभोग अर्थार्थ उपभोग में क्या अंतर है। देखिए प्यारे बच्चों, आय का वह भाग
जिसमें वस्तुओं व सेवाओं का व्यय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपभोग करते हैं। मतलब वस्तुओं और सेवाओं पर जो हम लोग व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? उपभोग कहेंगे। उपभोग क्या है आपको मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक ना। तो उपभोग का अगर डिफिनेशन पीछे तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा, आपको अच्छा से नंबर मिलेगा। समझने के लिए आपको लिख दिए तो टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखिएगा तो पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा, इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको निकल जाएगा, ठीक ना। देखिए, आय का वह भाग जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय किया जाता है उसे क्या कहेंगे? उपभोग कहेंगे। उपभोग आय पर निर्भर करता है। देखिए, उपभोग सी आपका क्या है? फंक्शन ऑफ वाई। वाई मतलब क्या होता है? आय होता है, या निर्भर करता है, ठीक ना। मतलब आय आपका ज्यादा होगा तो आपकी क्या हो जाएगी? आवश्यकता ज्यादा हो जाएगा और आप ज्यादा कमाइएगा, ठीक ना। और आपकी क्या हो जाएगी? उपभोग भी बढ़ जाएगा। देखिए, जब कोई उपभोक्ता दिए गए समय में जितना उपभोग करना का आशा करता है तो उसे हम प्रत्याशित उपभोग कहते हैं। मतलब जितना वो आशा करता है कि हमको एक समय में, कि हम एक महीना में इतना उपभोग करेंगे, तो अगर वैसा उपभोग होता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्याशित उपभोग करेंगे। जबकि विभिन्न उपभोक्ता को भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिससे उसका उपभोग प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक उपभोग को उस उपभोग को कहते हैं। देखिए, वास्तविक उपभोग उस उपभोग को कहते हैं जो वास्तव में उपभोक्ता के द्वारा उपभोग किया जाता है। वास्तविक उपभोग प्रत्याशित उपभोग से भिन्न होता है। मतलब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, अर्थार्थ का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है? वास्तविक हो जाता है, ठीक ना। देखिए, और इसमें आगे क्या लिखा गया है? जो वास्तविक उपभोग प्रत्याशित उपभोग से ज्यादा या तो कम के बराबर हो सकता है। मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता उपभोग पदार्थों का 100 रुपये खर्च करने की इच्छा रखता है, जो इसका प्रत्याशित उपभोग है, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह उतना राशि उस वस्तु पर खर्च नहीं कर पाता जिससे उसका वास्तविक उपभोग कम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न प्यारे बच्चों, सार्वजनिक वस्तु क्या है और निजी वस्तु से किस प्रकार के भिन्न है? तो सार्वजनिक वस्तु क्या है? समझ लिए सरकारी, सरकारी नहीं तो आपके गांव में सब गोटे मिलके जो लेते हैं ना कोई भी वस्तु, उसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। जिसमें सभी व्यक्तियों की भागीदारी हो, सभी व्यक्तियों का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? सार्वजनिक वस्तु कहेंगे, ठीक ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सरकारी स्कूल क्या हो गया? एक सार्वजनिक वस्तु है प्यारे बच्चों, एक सार्वजनिक स्थान है सरकारी स्कूल। देखिए, कोई भी बारात उरात आता है ना तो डायरेक्ट सरकारी स्कूल में घुसा देता है, घुसो सबका सब यूज करता है सरकारी स्कूल को, ठीक ना। तो सरकार, जो सरकार का है उसे क्या कहेंगे? सरकारी वस्तु कहेंगे। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु अगर आप पूरे गांव मिलकर लेते हैं, सभी व्यक्ति जिसमें सभी का अधिकार हो, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे? सार्वजनिक। और निजी जिसमें एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? देखिए, यही वही लिखा हुआ है। सामाजिक वस्तुओं को परिभाषित करते हुए डॉक्टर मार्क्स प्रेस ने कहा है कि सामाजिक वस्तुएं ऐसी विशिष्ट वस्तुएं होती है जो उपभोग में गैर प्रतियोगी हो, ताकि इसमें समाज के सभी सदस्यों द्वारा समान लाभ उठाया जा सके। मतलब सभी व्यक्ति इसका लाभ उठाएंगे, ठीक ना। इन वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता का प्रतीकता सामान्यतः वांछनीय नहीं होती है और उनके परिस्थितियों के में संभव भी नहीं होता है। हो गया। अब देखिए, निजी वस्तुएं। निजी वस्तु का उपभोग सामूहिक रूप से नहीं, अर्थात जो व्यक्ति निजी वस्तुओं के मूल्य का भुगतान नहीं करता है वह वस्तु का उपभोग से वंचित रह जाता है, मतलब वो उपभोग नहीं करता है, ठीक ना। अगर आप आपका है तो दूसरा कोई थोड़ी उपभोग कर सकेगा, जो खर्च करता है वही उपभोग करता है इसमें, ठीक। इसके विपरीत सामाजिक वस्तुओं का प्रयोग सामूहिक, अर्थात इन वस्तुओं का लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त होता है। जैसे रोड, रोड क्या है? आपका एक सार्वजनिक संसाधन है प्यारे बच्चों, सार्वजनिक। और जैसे सार्वजनिक वस्तु का उपभोग समझ लीजिए, कोई भी सरकारी हो गया जिसमें सभी का अधिकार हो, उसको क्या कहेंगे? सार्वजनिक। और निजी मतलब एक व्यक्ति का अधिकार हो। मुकेश अंबानी सामान हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? नहीं ना कर सकते हैं, तो क्या हो गया? निजी हो गया, ठीक ना। अकेले, जिसमें अकेले किसी व्यक्ति का अधिकार हो, तो 2-3 व्यक्ति का हो, उसको क्या कहेंगे? निजी कहेंगे, ठीक है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? देखिए, मूल्य का भुगतान ना करने वाले व्यक्तियों को इससे वांछित किया जा सकता है। जो व्यक्ति का मूल्य का भुगतान नहीं करेंगे इसको उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। 14 और आखिरी नंबर का प्रश्न है। देखिए, आज हम लोग 14 नंबर तक देखेंगे, पार्ट 2 में 15 से 19 तक देखेंगे, ठीक ना। तो सब्सक्राइब करके आपको अवश्य रखना है। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, 2 या 2 से अधिक देशों के माध्यम निश्चित समय में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। कि व्यापार की आयात ज्यादा हो गया, निर्यात ज्यादा हो गया, ठीक ना, इसी को क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन कहेंगे। देखिए, इस प्रकार के व्यापार संतुलन में आयात निर्यात में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, जो मतलब दिखता है, ठीक ना। दृश्य मदे वे वस्तुएं हैं जिनका लेखा जोखा बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सीमा चौकियों आदि पर रखा जाता है।
उसके बाद देखिए, बेहम के अनुसार किसी भी देश का व्यापार संतुलन वह संबंध है जो एक निश्चित समय अवधि के आयातों और निर्यातों के मूल्य के बीच को में पाया जाता है। एक निश्चित एक साल में कितना आयात किए और कितना मतलब सामान खरीदे किसी देश से और कितना सामान बेचे, उसी को क्या कहेंगे, उसी के अंतर को क्या कहेंगे, व्यापार संतुलन कहेंगे प्यारे बच्चों। और ये क्या हो गया, व्यापार अगर संतुलन मतलब आयात ज्यादा हो गया तो क्या कहेंगे, ये आपका हो गया अधिकाय हो गया, व्यापार अधिकाय। व्यापार घाटा क्या हो गया, जब निर्यात आयात ज्यादा हो गया तो व्यापार घाटा, और निर्यात हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, व्यापार अधिकाय हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, व्यापार संतुलन 3 स्थितियों में हो सकती है, अर्थात अनुकूल व्यापार, दूसरा हो गया संतुलित एवं संतुलन, प्रतिकूल व्यापार संतुलन, ठीक ना। पहला क्या हो जाएगा, अनुकूल व्यापार संतुलन, दूसरा प्रतिकूल व्यापार संतुलन, या तो और हो जाएगा आपका समय व्यापार संतुलन। इसका विवेचन देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है, मैंने इसका डेफिनेशन बता दिया है। देखिए प्यारे बच्चों, अनुकूल व्यापार संतुलन, यहाँ पे देखिए, अनुकूल व्यापार संतुलन से आशय उस स्थिति में है जब आयातों की तुलना में निर्यात अधिक हो जाए। क्या कहेंगे, अनुकूल जब क्या हो जाएगा, जब आयात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और निर्यात क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, अनुकूल, ठीक ना, हमारे अनुसार, ठीक है। दूसरे शब्दों में, वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि आयात के लिए किए गए भुगतानों से अधिक हो, मतलब हम लोग की कमाई ज्यादा हो जाए और खर्चा कम हो जाए। दूसरे देश से मंगाए तो क्या हो जाएगा, खर्च होगा ना पैसा, तो खर्चा कम होना चाहिए, और बेचना सामान बेचेंगे तब ना कमाई होगा, तो क्या होना चाहिए, कमाई अधिक होना चाहिए। इसी का उल्टा आपका प्रतिकूल है, प्रतिकूल वही है, उल्टा है इसी का, प्रतिकूल आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी का उल्टा है। उसके बाद देखिए, समय व्यापार संतुलन, देखिए समय व्यापार संतुलन यहाँ पे डैश दे दीजिएगा। समय व्यापार संतुलन से अभिप्राय विदेशी व्यापार की उस दशा से है जिसमें किसी वर्ष देश के आयातों का मूल्य निर्यातों से प्राप्त राशि के बराबर हो। जब बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे, समय, समान, ठीक ना। प्राय ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती है जब आयात, और कब देखने को मिलती है प्यारे बच्चों, नहीं आती है, ऐसा स्थिति ये भी नहीं करता, कम बेसी तो होबे करेगा, ठीक ना, ठीक ना। अब ऐसी स्थिति कब देखने को मिलेगी, जब आयात और निर्यात दोनों बराबर हो प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 19 तक आपका बड़ा बड़ा प्रश्न है, तो वीडियो बनाएंगे तो 1 घंटा पार हो जाएगा, ठीक ना। वैसे तो 25 से 30 मिनट का बीच का वीडियो हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अभी कुछ देर बाद इसका सेट 3 का पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा, और हिस्ट्री का 3 सेट हो गया है, इसका भी सेट 4 कल आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप कल वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और लेट से वीडियो देख रहे हैं, तो हिस्ट्री का भी सेट 4 देख लीजिएगा। आपका हिस्ट्री नहीं है, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, तो कोई बात नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स का आप लोग देखिए। जियोग्राफी का भी सेट 3 का पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा, और धीरे धीरे सारा आपका पूरा करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग टर्म 1 का, जो टर्म 1 का है प्यारे बच्चों, उसका रिवीजन करेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।